वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2015 में रिलीज हुई एक बंगाली मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है हर हर ब्योमकेश। अब ब्योमकेश बख्शी के नॉवेल्स कितने हिट है वो हम सारे लोग जानते ही है, तो उन्हीं में के एक छोटी सी कहानी है ये मूवी। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। अब इस मूवी की कहानी बिफोर इंडिपेंडेंस के बीच चलती है, मतलब 1945 टू 1947 समथिंग लाइक दैट। और इसी तरह इस मूवी की कहानी बनारस में चलती है। खैर आधी रात को एक अनजान बंदा अपनी बाइक के जरिए से एक पोस्ट बॉक्स के पास जाता है। तभी अपोजिट घर में कोई अनजान बंदा लालटेन की मदद से उस बंदे को सिग्नल देने लगता है। सिग्नल लेने के बाद ये अनजान बंदा उस घर के अंदर जाता है। अंदर एक महिला होती है। वो महिला उस बंदे से कहने लगती है कि खबर पक्की है। खैर दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि बख्शी अपनी पत्नी सत्यवती के साथ कोलकाता से बनारस आता है। इन दोनों के साथ साथ इनका फैमिली फ्रेंड अजीत नाम का एक राइटर भी आता है। ये अजीत बंदा ही बख्शी के सारी कहानियां नॉवेल्स की तरह लिखते रहता है। अब इन तीनों को रिसीव करने के लिए पांडे नाम का एक पुलिस ऑफिसर रेलवे स्टेशन पर जाता है। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि बख्शी और सत्यवती की रिसेंटली शादी हुई होती है। बस थोड़ा बहुत हनीमून मनाने के लिए ये लोग बनारस आते हैं। अब पुलिस ऑफिसर पांडे ऑलरेडी इन तीनों को रहने का बंदोबस्त कर चुका होता है। इन तीनों को वहाँ पर ले जाने लगता है। रास्ते में पांडे इन तीनों से ये कहने लगता है कि आप लोगों को मैं सारा बनारस घुमाऊंगा। और उसी तरह कलकत्ता में थोड़ा बहुत दंगा फसाद हो रहा होता है। थोड़ी देर के बाद पांडे इन तीनों को एक घर के पास लाता है। सत्यवती को ये घर बहुत पसंद आता है। दूसरे सीन में एक बहुत बड़े जमींदार को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है दीप नारायण। इसकी बीवी का नाम होता है शकुंतला। बात यह है कि कुछ दिनों से दीप नारायण की तबीयत ठीक नहीं थी। रिसेंटली दीप नारायण की तबीयत ठीक हो गई। शकुंतला बहुत खुश होने लगती है। दूसरी तरफ बख्शी, सत्यवती, अजीत बनारस एरिया को बहुत अच्छी तरह से घूमते रहते हैं। अजीत राइटिंग का काम करते रहता है तो बख्शी और सत्यवती हनीमून मनाते रहते हैं। उसी दिन दोपहर को पांडे इन तीनों को अपने घर पर खाने पर बुलाता है। बातों के दरमियान अजीत पांडे से ये पूछने लगता है बनारस में क्राइम बहुत ही कम हो चुका है। पांडे कहने लगता है कि बनारस में सारे लोग खुश ही रहते हैं सिवाय हम पुलिस वालों के। हम लोगों को हमेशा कोई ना कोई काम रहता ही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश में ड्रग्स का सेवन बहुत ज्यादा हो चुका है और उसी तरह दूसरे कंट्रीज को भी सप्लाई हो रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों को एक चोर मिला, उसके पास बहुत ज्यादा तादाद में जहर मिला हमको। उस जहर को वो बंदा साउथ अमेरिका ट्रांसपोर्ट कर रहा था। बख्शी पूछने लगता है कि आप ट्यूरिन नाम के पॉइजन के बारे में बात कर रहे हो? पांडे कहने लगता है हाँ वही जहर, बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही खतरनाक। खैर खाना खत्म होने के बाद जब ये चारों बस ऐसे ही बैठकर बात कर रहे होते हैं तभी पांडे के पास पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाला रतिकांत आता है। पांडे को एक इनविटेशन कार्ड देते हुए कहने लगता है कि हमारे गांव के जो जमींदार है दीप नारायण, उनकी तबीयत ठीक होने की वजह से उन्होंने सारे गांव वालों को मतलब बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया है। पांडे कहने लगता है अरे रतिकांत जी, हमारे घर में तो मेहमान आए हैं, अगर मैं चला गया तो मेहमान नवाजी कौन करेगा, मेरी तरफ से आप माफी मांग लीजिए। सो रतिकांत जाने के बाद बख्शी पांडे से ये पूछने लगता है बनारस में पुलिस वाले जमींदार के लिए काम करते हैं, पुलिस वाले खुद इनविटेशन देने के लिए घर घर जा रहे हैं। पांडे कहने लगता है अरे ऐसा कुछ नहीं, ये जो रतिकांत है ना, ये और शकुंतला इन दोनों का गांव एक ही है और इसी तरह रतिकांत दीप नारायण से थोड़ा क्लोज है, बस अपना दोस्ती का फर्ज निभा रहा है। अजीत पूछने लगता है कि आखिरकार ये जमींदार दीप नारायण कौन है? पांडे कहने लगता है कि दीप नारायण बनारस में बहुत बड़ा जमींदार है। बनारस में ही काफी सारे प्रॉपर्टीज है इनके। मैंने सुना है साल में 10 लाख रुपए इनकम है। 2 साल पहले दीप नारायण की पहली बीवी का देहांत हो गया था। उसके बाद दीप नारायण अपने से कम उम्र शकुंतला से शादी कर ली। शकुंतला शादी से राजी नहीं थी, मतलब ऐसा लोगों का कहना है। अब दीप नारायण को पहली बीवी से भी कोई संतान नहीं थी। सारी प्रॉपर्टी इसके रिश्तेदार ना हड़पे, इसीलिए दीप नारायण ने शकुंतला से शादी कर ली। ये शकुंतला बहुत ही मॉडर्न लड़की है, मतलब बहुत ही रईस आदतें रखती है। इनके महल में हर रोज कोई ना कोई मीटिंग चलती रहती है। बहुत दिनों से दीप नारायण को लिवर की प्रॉब्लम थी, लगता है अब उनकी तबीयत ठीक हो गई। खैर उसी रात बख्शी की फैमिली रेडी शेडी होने लगते हैं पांडे के घर जाने के लिए डिनर पर। तभी पांडे बख्शी को कॉल करके ये बताने लगता है कि दीप नारायण जी ने दोबारा मुझे पार्टी पर बुलाया है और उन्होंने ये भी कहा कि आपको भी साथ ले आए, तो आप तीनों फटाफट से रेडी हो जाइए, हम तीनों पार्टी पर चलते हैं। सो इस तरह से पांडे इन तीनों को लेकर जमींदार के घर जाने लगता है पार्टी पर। जब ये चारों अंदर जाने ही वाले होते हैं तो पांडे के सामने नर्मदा शंकर नाम का एक बंदा आता है। कहने लगता है अच्छा, आजकल पुलिस वाले भी पार्टी में शामिल होने लगे। पांडे कहने लगता है
अब दीप नारायण का बुलावा है, आना तो पड़ेगा। नर्मदा शंकर वहाँ से जाने के बाद पांडे इन तीनों से उसके बारे में बताने लगता है। इसका नाम नर्मदा शंकर है, दीप नारायण का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन बहुत बड़ा पियक्कड़ भी है। दूसरी तरफ ऑलरेडी पार्टी शुरू हो चुकी होती है, संगीत वगैरह जोरों शोरों से चलते रहता है। एट द सेम टाइम दीप नारायण अपने मेहमानों को वेलकम बोलते रहता है। अब इसी दरमियान में पांडे इन तीनों को लेकर दीप नारायण के पास जाता है, इन तीनों का इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। दीप नारायण के पास ही डॉक्टर पालित नाम का एक बंदा रहता है, एक्चुअली ये भी एक बंगाली होता है। दीप नारायण कहने लगता है कि मेरी जान को बचाने वाले यही डॉक्टर पालित है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद नाम का एक बंदा दीप नारायण के पास आकर ये कहने लगता है, दीप नारायण जी, मैं बहुत दुखी हूँ, आपकी सेहत के लिए मैं बहुत मेहनत की, लेकिन आप आखिरी समय में मुझे हटाकर डॉक्टर पालित को काम पर रख लिया। सारी मेहनत मैंने की और नाम आ रहा है उस बंगाली डॉक्टर पालित का। खैर इसी पार्टी में दीप नारायण का भांजा देव नारायण होता है और यह बंदा हमेशा पीते रहता है। अपने दोस्तों से कहने लगता है कि अगर मेरे चाचा जी को कोई भी संतान नहीं होती तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ही होती, लेकिन मेरे चाचा जी ने दूसरी शादी कर ली, मेरे चाचा जी से मुझे कुछ भी फायदा नहीं। इस तरह से अनाप शनाप बकते रहता है। अब इसी पैलेस में बहुत सारे पेंटिंग्स होते हैं और इन सारे पेंटिंग्स को शकुंतला ने ही अपने हाथों से बनाया होता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर मन्ना डॉक्टर पालित के पास आकर कुछ खुसुर फुसुर करने लगती है। ये देखकर पांडे बख्शी से कहने लगता है कि उसका नाम डॉक्टर मन्ना है। जिस तरह से डॉक्टर पालित दीप नारायण के डॉक्टर है, उसी तरह से डॉक्टर मन्ना शकुंतला की डॉक्टर है। थोड़ी देर के बाद शकुंतला अच्छे से रेडी शेडी होकर पार्टी में आती है। शकुंतला के साथ ही चांदनी नाम की एक लड़की भी होती है और ये और कोई नहीं देव नारायण की बीवी होती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ कोई अनजान बंदा डॉक्टर पालित के हॉस्पिटल में घुसकर कुछ चोरी करने की कोशिश करने लगता है, या तो फिर चोरी कर ही लेता है। सो थोड़ी देर के बाद रतिकांत पार्टी में आकर डॉक्टर पालित से यही बात कहने लगता है कि आपके डिस्पेंसरी में चोर घुस आया, फटाफट से आप मेरे साथ चलिए, देखिए कौन सा सामान गया। फिलहाल मैं 2 पुलिस वालों को पहरेदारी के लिए लगा चुका हूँ। सो थोड़ी देर के बाद पार्टी खत्म होने के बाद सारे मेहमान पार्टी से बाहर जाने लगते हैं। उसी वक्त जब बख्शी भी जा रहा होता है तो एक गली में ये देखता है कि डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद किसी बूढ़े आदमी को कुछ पैसे दे रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी मना करते रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रसाद उसके हाथ में कुछ पैसे थमा ही देता है। दूसरे दिन सुबह सवेरे पांडे बख्शी को कॉल करके फटाफट से महल आने के लिए कहता है, तो बख्शी रेडी होकर अजीत को लेकर दीप नारायण के घर जाने लगता है। अजीत पूछने लगता है कि इतना सुबह सवेरे महल क्यों जा रहे हैं हम लोग। बख्शी कहने लगता है कि दीप नारायण इज नो मोर। तो महल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर पुलिस वाले डॉक्टर पालित भी होता है। अब डॉक्टर पालित जो हुआ वो सारी बात इन लोगों को बताने लगता है कि हर संडे की तरह इस संडे भी डॉक्टर पालित दीप नारायण को इंजेक्शन करने के लिए यहाँ पर आता है। दीप नारायण कहने लगता है कि मैंने सुना है आपके डिस्पेंसरी में चोर घुस आया, कुछ ज्यादा सामान गया हो तो मैं पैसे दे देता हूँ। पालित कहने लगता है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस 6 रुपये का नुकसान हुआ। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि चोर मेरे हॉस्पिटल में क्यों घुस आया, मेरे हॉस्पिटल में इतनी कीमती चीजें है भी नहीं। इस तरह से डॉक्टर पालित दीप नारायण को इंजेक्शन डालने लगता है, रेगुलर इंजेक्शन लेते ही दीप नारायण की मौत हो जाती है उसी वक्त। सो डॉक्टर पालित कहने लगता है कि मुझे लगता है कि शायद उस दवाई में किसी ने जहर मिलाया। 2 दिन पहले ही मैंने उसी दवाई को दूसरे बंदे को दिया, वो तो तंदुरुस्त है। बख्शी कहने लगता है जहर, क्या वो क्यूरेन जहर है? पालित कहने लगता है हो सकता है, पोस्टमार्टम करने के बाद और क्लियर से पता चल जाएगा। बख्शी कहने लगता है कि कल रात जो चोर आपके डिस्पेंसरी में आया वो चोरी के इरादे से नहीं आया होगा, दवाई बदलने के लिए आया होगा। हर संडे आप दीप नारायण को इंजेक्शन डालने के लिए आते हो, ये बात कौन कौन जानता है? पालित कहने लगता है ये बात तो सारे गांव को पता है, पिछले 5 महीनों से मैं रेगुलरली आता जाता रहता हूँ। एट द सेम टाइम डॉक्टर मन्ना शकुंतला के कमरे से बाहर आने पर डॉक्टर पालित शकुंतला के बारे में पूछने लगता है। डॉक्टर मन्ना कहने लगती है कि इट्स कंफर्म। बाद में डॉक्टर पालित इन सारे लोगों को ये कहने लगता है कि शकुंतला प्रेग्नेंट है। बाद में ये पूछने लगता है कि आप लोग मुझे अरेस्ट करोगे क्योंकि मैंने ही इंजेक्शन डाली ना। पांडे कहने लगता है कि अभी नहीं, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ जाना चाहिए, फिलहाल आप जा सकते हो। इस तरह से डॉक्टर पालित वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बख्शी पांडे से कुछ बातें डिस्कस करने लगता है कि दीप नारायण मरने के बाद दीप नारायण की सारी प्रॉपर्टी उसके भांजे देव नारायण के नाम हो जाती। तो शक के दायरे में देव नारायण पहले नंबर पर है। हो सकता है डॉक्टर पालित देव नारायण से हाथ मिलाकर दीप नारायण को जहर दिया होगा, लेकिन शकुंतला देवी ने डॉक्टर पालित को ही काम पर रखा
डॉक्टर प्रसाद के बदले। तो ऐसे में डॉक्टर पालित शकुंतला देवी को कैसे धोखा दे सकता है? अगर डॉक्टर पालित को मारना होगा तो इंजेक्शन के जरिए से क्यों मारा होगा? सारा शक तो इसी के ऊपर आएगा ना। या तो फिर डॉक्टर प्रसाद ने डॉक्टर पालित को फंसाने की कोशिश की होगी। मतलब हो सकता है उसने दवाई को बदल दिया हो। इस तरह से ये लोग थोड़ा अंदाजा लगाने लगते हैं कि किसको ज्यादा फायदा हो सकता है। इसी में बख्शी कहने लगता है कि अब तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चलेगा। उसके बाद राइटर अजीत बख्शी से उस क्यूरेन जहर के बारे में पूछने लगता है। बख्शी कहने लगता है कि वो जहर बहुत ही खतरनाक जहर है, उसका एक कतरा जानलेवा हो सकता है। साउथ अमेरिका के ट्राइबल लोग हंटिंग करने से पहले अपने एरोस के सामने इस जहर को लगाकर हंटिंग करते हैं। ये जहर खाने पीने में मिलाया जाए तो कुछ भी असर नहीं होगा। ये जहर डायरेक्ट ब्लड में ही देना पड़ेगा, तभी वो जहर असर कर पाएगा। उसके बाद ये सारे लोग मिलकर डॉक्टर पालित के हॉस्पिटल जाते हैं। इस हॉस्पिटल में बख्शी उस बूढ़े आदमी को देखता है जो कल रात को दिखा था ना, वो इस बूढ़े आदमी को बुलाकर पूछने लगता है कि डॉक्टर प्रसाद तुमको पैसे क्यों दे रहा था। पहले तो ये बूढ़ा आदमी सच नहीं बताता, बाद में बताने लगता है कि डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि मैं डॉक्टर पालित के पास काम छोड़कर उनके पास ज्वाइन हो जाऊं। उसके बाद बख्शी डॉक्टर पालित से ये पूछने लगता है, सुबह में आपने ये कहा था कि शकुंतला प्रेग्नेंट है, वो सुनने के बाद आप थोड़ा हैरान क्यों हो गए? पालित कहने लगता है कि दीप नारायण पिछले 5 महीनों से बिस्तर पर है, मतलब बीमार थे, तो ऐसे हालत में शकुंतला 3 महीनों की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? सो यही बात मुझे थोड़ा शॉकिंग लगी। सो दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है तो ये बात पता चलती है कि दीप नारायण को वही क्यूरेन जहर दिया गया था। जब ये सारे लोग मिलकर दीप नारायण के घर जाते हैं उसी वक्त वहाँ पर नर्मदा शंकर आता है, लेकिन पुलिस वाले नर्मदा शंकर को घर के अंदर आने नहीं देते क्योंकि फिलहाल ये क्राइम स्पॉट है। उसको वापस भेज देते हैं। घर के अंदर आने के बाद बख्शी घर के सारे लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट करने लगता है। चांदनी कहने लगती है कि दीप नारायण जी बहुत अच्छे इंसान थे, उनका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। इसी बातों ही बातों में बख्शी को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद ये लोग पियकड़ देव नारायण के पास जाते हैं पूछताछ करने के लिए। बख्शी कहने लगता है कि आप दिन भर हमेशा नशे में धुत रहते हो, जिसकी वजह से दीप नारायण जी कोई भी बिजनेस आपके हाथ में नहीं रखा, सारे बिजनेस वही संभालते थे। देव नारायण कहने लगता है मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। दोबारा बख्शी पूछने लगता है कि दीप नारायण मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी आपके ही नाम होगी, क्या ये आपको पता है? देव नारायण दोबारा यही बात कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। हर एक सवाल का यही जवाब देते रहता है बीएसडी का। उसके बाद ये लोग शकुंतला के कमरे में जाते हैं तो सारे लाइट्स ऑफ होने की वजह से रतिकांत कमरे की लाइट्स ऑन करता है। तभी बख्शी की नजर उस कमरे के एक पेंटिंग पर पड़ती है। मतलब उस पेंटिंग में शकुंतला देवी और दुष्यंत होते हैं। इस कमरे में और भी काफी सारे पेंटिंग्स होते हैं। थोड़ा बहुत सर्चिंग वगैरह करने के बाद ये लोग शकुंतला के पास जाते हैं। पूछने लगता है क्या दीप नारायण जी ने कोई वीलनामा लिखा? शकुंतला कहने लगती है प्रॉपर्टीज के बारे में वो मुझसे ज्यादा डिस्कस नहीं करते। मुझसे शादी करने के बाद मेरे नाम पर बैंक में 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। इसी पूछताछ के दौरान बख्शी उस कमरे की भी हल्के से इंस्पेक्शन करते रहता है। इस कमरे में काफी सारी किताबें, लेटर्स वगैरह होते हैं। बाद में शकुंतला से पूछने लगता है क्या आप प्रेग्नेंट हो, ये बात आपके पति दीप नारायण जानते थे? शकुंतला कहने लगती है कि कल रात पार्टी में ही मैंने ये बात उनको बताई थी, वो बहुत खुश थे। वहाँ से बाहर आने के बाद बख्शी पांडे से ये पूछने लगता है क्या इस घर को टेलीफोन लाइन है? पांडे कहने लगता है हाँ टेलीफोन तो है, लेकिन वो टेलीफोन दीप नारायण के कमरे में है। घर वापस आने के बाद बख्शी सत्यवती और अजीत से ये कहने लगता है दीप नारायण 5 महीनों से पेशेंट थे, तो ऐसे में शकुंतला देवी 3 महीनों की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जिसका मतलब शकुंतला की जिंदगी में और कोई है। इसीलिए शकुंतला अपनी प्रेगनेंसी की बात दीप नारायण से छुपाई। अगर शकुंतला अपनी प्रेगनेंसी की बात उसी पार्टी में बता देती तो दीप नारायण जी उसी वक्त सारे पार्टी में ये अनाउंस कर देते कि ये बाप बनने वाले हैं। मतलब शकुंतला ने हमसे झूठ कहा। लेकिन मेरे मन में ये सवाल है कि शकुंतला के इर्द गिर्द कोई ना कोई बंदा रहता है, ऐसे में शकुंतला किसी और से प्यार कैसे कर सकती है? उतना टाइम कैसे मिला होगा उसे? शकुंतला के कमरे में मैंने काफी सारे लेटर्स को देखा। शायद शकुंतला अपने प्रेमी से खत के जरिए से बात किया करती थी। खैर दूसरे दिन शकुंतला बख्शी को अपने महल बुलाकर ये कहने लगती है कि मुझे देव नारायण और उसकी पत्नी चांदनी पर ही शक है। मेरे हस्बैंड मरने के बाद उन दोनों को ही फायदा हो सकता है। आप उन दोनों के खिलाफ सबूत ढूंढिए। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। खैर दूसरे दिन फोरेंसिक रिपोर्ट आ ही जाती है तो ये बात पता चलती है कि डॉक्टर पालित के पास जो शीशी थी दवाई की उसमें
क्यूरेन जहर नहीं था। रतिकांत कहने लगता है यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो वही जहर का नाम निकल आया, लेकिन डॉक्टर पालित की दवाई में जहर नहीं। मुझे लगता है कि डॉक्टर पालित दीप नारायण को इंजेक्शन डालने के बाद दवाई बदल दी होगी। डॉक्टर पालित हमको भटकाने के लिए ऐसा किया होगा। अब हमको फटाफट से पता करना होगा कि डॉक्टर पालित कहाँ पर है। तो पता चलता है कि डॉक्टर पालित बनारस से कहीं जा रहे हैं। तो ये सारे लोग फटाफट से डॉक्टर पालित का रास्ता रोककर इसको पुलिस स्टेशन लाकर इसे पूछताछ करने लगते हैं। डॉक्टर पालित कहने लगता है कि मैं सिर्फ एक ही बोतल को दीप नारायण के घर ले गया था, वही इंजेक्शन किया, वही दवाई मैंने आपको दी, मैं किसी भी दवाई का एक्सचेंज नहीं किया। सो डॉक्टर पालित को वहाँ से जाने देते हैं। बाद में रतिकांत पांडे से कहने लगता है कि सर रिसेंटली हम लोगों ने एक चोर को पकड़ा था ना, जो उसी जहर को स्मगल कर रहा था। मैं खुद जेल जाकर उस बंदे से पूछताछ करूंगा कि उस बंदे से किसने वो जहर खरीदा। मुझे वापस आने में 2 दिन लग जाएंगे। सो रात होने के बाद बख्शी अजीत से यही बातें कुछ डिस्कस करने लगता है कि मुझे तो पक्का यकीन हो गया कि शकुंतला लेटर्स के जरिए से अपने प्रेमी से बात करती है। अब हम लोगों को यह बात पता करनी होगी कि शकुंतला उन लेटर्स को किसे भेज रही थी। अगर ये पता कर ले तो उस प्रेमी का पता लग सकता है। उसी तरह शकुंतला के रूम में एक पेंटिंग थी ना, शकुंतला देवी और दुष्यंत। बख्शी को बार बार वही पेंटिंग याद आती रहती है। अजीत से कहने लगता है कि उस पेंटिंग में कोई न कोई अजीब बात है। इस तरह से दूसरे दिन बख्शी अजीत पांडे दोबारा उस पेंटिंग के पास जाकर इसे गौर से देखने लगता है। बाद में बख्शी अकेले ही शकुंतला के पास आकर ये कहने लगता है, मैंने सुना है कि आप इस शादी से राजी नहीं थे, जबरदस्ती आपकी शादी हुई थी दीप नारायण से। जब दीप नारायण जी 5 महीनों से बीमार थे तो आप 3 महीनों की प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? आपकी जिंदगी में वो दुष्यंत कौन है? यह सुनने के बाद शकुंतला अपने सारे गहने बख्शी को दिखाने लगती है। मतलब बख्शी का मुंह बंद करने के लिए लालच देने लगती है, लेकिन बख्शी फटाफट से वहाँ से चला जाता है चुपचाप। खैर दूसरे दिन रतिकांत वापस इन लोगों के पास आता है। कहने लगता है कि सर मैंने उस कैदी से इंक्वायरी की और उसने कबूल कर लिया कि उसने उस जहर को डॉक्टर पालित को बेचा। बख्शी कहने लगता है कि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है कि शकुंतला ने जानबूझकर डॉक्टर पालित को जॉब में रखा डॉक्टर प्रसाद के बदले। शकुंतला के कहने पर ही डॉक्टर पालित ने दीप नारायण को मारा होगा। जहर देने के बाद खुद दवाई बदल दी होगी। अगर शकुंतला की प्रेगनेंसी की बात दीप नारायण को पता चल जाती तो दीप नारायण को शकुंतला पर शक होता कि बच्चे का बाप ये नहीं कोई और है। सो ये बात बाहर ना पड़े इसीलिए शकुंतला ने दीप नारायण को मार दिया होगा। मैंने शकुंतला से मुलाकात करके उसके प्रेमी के बारे में पूछा। शकुंतला ने अपने प्रेमी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आज रात प्रेमी का नाम एक खत में लिखकर पुलिस स्टेशन को पोस्ट करेंगी। सो रात होने के बाद ये सारे लोग महल के पास जाकर वेट करते रहते हैं कि कब शकुंतला उस पोस्ट बॉक्स के पास आएगी, कब खत डालेगी, कब उस खत को हासिल कर लेंगे। सो सारे लोग वही किसी जगह पर छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद शकुंतला लेटर लेकर उस पोस्ट बॉक्स की तरफ आगे बढ़ने लगती है। एट द सेम टाइम कोई अनजान बंदा गन लेकर शकुंतला देवी को मार देता है। शकुंतला मरने के बाद वो बंदा शकुंतला की खत को लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब बख्शी और उसके टीम मेंबर्स भी उसको फॉलो करने लगते हैं। थोड़ी दूर चेस करने के बाद बख्शी उस अनजान बंदे को पकड़ लेता है। वो बंदा बख्शी के ऊपर गन पॉइंट करने लगता है। जब तक वो बंदा बख्शी को गोली मारता तभी पांडे आकर इस अनजान बंदे को गोली मारकर मार देता है और वो बंदा और कोई नहीं पुलिस ऑफिसर रतिकांत होता है। दूसरे दिन बख्शी महल आकर सारे लोगों को इस केस के डिटेल्स बताने लगता है। शकुंतला के कमरे में जो पेंटिंग थी उस पेंटिंग में मुझे एक नयापन नजर आया। मेरे दिमाग में वही पेंटिंग चलती रही। जब मैं दोबारा उस पेंटिंग को देखने के लिए गया तब मुझे उस पेंटिंग का सीक्रेट नजर आया। शकुंतला ने उस पेंटिंग में दुष्यंत की आंखें नीली ड्रॉ की हुई थी, रतिकांत की आंखें भी नीली ही थी। सो मुझे पक्का यकीन हो गया कि शकुंतला का प्रेमी और कोई नहीं रतिकांत ही हो सकता है। जब हम लोग पहली बार शकुंतला के कमरे में गए थे तो रतिकांत बिना हिचकिचाए उस कमरे के लाइट्स ऑन कर दी। नए लोग स्विच को ऑन करना इट्स इम्पॉसिबल। अब शकुंतला और रतिकांत एक ही गांव के रहने वाले थे तो उस टाइम से ही ये दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। हर रोज लेटर्स के जरिए से ही इन दोनों के बीच बातें हुआ करती थी। जब सारे लोग सो जाते तो शकुंतला रतिकांत को इशारों से अपने कमरे में बुलाकर ये दोनों मुलाकात किया करते थे। रतिकांत की वजह से ही शकुंतला प्रेग्नेंट हुई। अगर ये बात दीप नारायण को पता चल जाती तो शकुंतला को मार ही देता। इसीलिए रतिकांत उस कैदी से मुलाकात करके उससे जहर हासिल करके पार्टी के दिन डॉक्टर पालित के हॉस्पिटल में जाकर दवाई को एक्सचेंज कर दिया। और जब उस दवाई को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजने वाले थे तो उस वक्त
रतिकांत ने उस दवाई को एक्सचेंज कर दिया और ऐसे जताने लगा कि सारा शक डॉक्टर पारित पर ही जाए। कल मैं शकुंतला से मुलाकात करके झूठी रिश्वत मांगने लगा, मतलब मुझे 5 लाख रुपए देने के लिए कहा। अगर शकुंतला का जवाब हाँ निकला तो वो लेटर मुझे भेजे। इसलिए कल रात शकुंतला लेटर में हाँ लिखकर पोस्ट करने के लिए आई थी, लेकिन मैंने रतिकांत को दूसरी कहानी बताई। इसलिए रतिकांत अपनी जान बचाने के लिए शकुंतला को गोली मारकर मार दिया। इस तरह से बख्शी इस केस को सॉल्व करके वापस कलकत्ता चला जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।